साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आइए शुरू करते हैं बिहार। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आप सब जानते हैं शाम को 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है और हम बात करते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के लिए पेपर 2 एजुकेशन की बात करते हैं। साथियों आप सभी का बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ जाएं। इससे पहले कि हम विषय वस्तु पर आगे बढ़े, आप सभी को बता दें कि हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी पर विजय पथ बैच उपलब्ध साथियों, जो कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 में आपकी नैया को पार कराने वाला है। हमारे पास उपलब्ध विषयों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन और उर्दू, ये उपलब्ध विषय है साथियों। अगर आपके जानने पहचानने वाला कोई ऐसा विद्यार्थी है इन विषयों में से, अगर उसका कोई विषय है तो आप उसे जरूर सजेस्ट करें। साथियों हम आपको बता दें कि लाइव कक्षाएं जो है 15 अप्रैल से हमारे इस एप्लीकेशन पे शुरू हो रही हैं। लाइव क्लासेस अगर आप नहीं देख पाते किन्हीं कारणों से, तो फिर आप इन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। साथियों हम आपको उपलब्ध कराएंगे इस बैच में, हम आपको उपलब्ध कराएंगे साथियों चैप्टर वाइज नोट्स आपको देंगे, एमसीक्यू आपको देंगे और बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन हम प्रयोग करने वाले हैं। साथियों आप सभी को बता दें कि अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 2 एजुकेशन है तो खुशखबरी की बात आपके लिए साथियों कि मैं 15 अप्रैल से आप सभी के बीच में इस बैच को लेकर के आ रहा हूं। जी हां साथियों, 15 अप्रैल से आप सभी के बीच में इस बैच को लेकर के आ रहा हूं। बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे आपको साथियों, सभी 10 यूनिट के हर एक बिंदु पर मैं स्वयं आप सबके बीच में जुड़ करके चर्चा करूंगा। संबंधित टॉपिक का आपको बोर्ड पीडीएफ भी दिया जाएगा, इसके साथ साथ चैप्टर वाइज नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा साथियों, और एमसीक्यू भी हम करवाएंगे आपको। साथियों वैसे तो ये बैच 5100 रुपए का है, पर मेरी बात मानिएगा, चुपचाप से बिना सर को बताए आप एक कूपन कोड अप्लाई कीजिए BET 2026 और ये बैच आप केवल और केवल 2300 रुपए में साथियों प्राप्त कर सकते हैं। कितने में? केवल और केवल आप 2300 रुपए में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? इत्मीनान से पढ़ते, कोई भागम भाग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप सभी अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं आप सभी, है ना। आइए देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि कोई अन्वेषक परिकल्पना परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि करता है जब वह, अब ये क्या है, प्रथम प्रकार की त्रुटि क्या है, द्वितीय प्रकार की त्रुटि क्या है, इसके विषय हम बात करेंगे साथियों। चाहे पेपर 1 की बात किया जाए, पेपर 2 की बात किया जाए, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। टाइप 1 टाइप 2 एरर, यानी कि जो परिकल्पना हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो की जाती है साथियों, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 के एरर देखने को मिलते हैं। ये होता क्या है टाइप 1 या फिर टाइप 2 का एरर? कई बार क्या होता है कि जब हम सांख्यिकीय परीक्षण करने जाते हैं, अब ये सांख्यिकीय परीक्षण के विषय में अगर बात करें तो साथियों जब भी हम किसी परिकल्पना के सांख्यिकीय परीक्षण की ओर जाते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि उसमें टाइप 1 या फिर टाइप 2 का एरर देखने को मिलेगा। मैं आऊंगा, इस बात पे भी आऊंगा, क्योंकि बात कहां शुरू हुई, परिकल्पना से शुरू हुई है, तो आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हम लोग इस बिंदु के ऊपर चर्चा कर लें कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना आखिर है क्या। पहले हम इसके विषय में बात करते हैं साथियों। जब बात की जाए आपसे, जब आपसे पूछा किसके विषय, परिकल्पना के विषय में पूछा जाए, तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ ही होता है परि और कल्पना। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, और परि का मतलब है कि समस्या के चारों ओर, क्या है, समस्या के चारों ओर अगर आप कोई कल्पना करते हैं ना, यानी कि हाइपोथेटिकली आप सोचते हैं, अनुमानित कथन आप जो प्रयोग करते हैं ना, अनुमान जो आप लगाते हैं साथियों, इसी को क्या कहता है, इसी को परिकल्पना कहा जाता है। अब ये कहां से आया? बेसिकली जब भी आप कोई शोध समस्या लेते हैं ना, क्या लेते हैं, जब भी आप कोई शोध समस्या लेते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, आखिर कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन होगा ही, निश्चित रूप से होगा। तो आपकी जो शोध समस्या, उस शोध समस्या का जो संभावित समाधान होता है, मोस्ट प्रोबेबल जो सॉल्यूशन होता है ना, हमें उसे पहले ही सोचना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम सोचते हैं कि हाँ हमारी समस्या का ये संभावित समाधान हो सकता है, उसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है, उसी को परिकल्पना कहा जाता है। शोध समस्या को लेकर के, एक शोध समस्या के समाधान को लेकर के एक संभावित तरीका जो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं साथियों, उसी को परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे नल हाइपोथेसिस होती है, यानी कि शून्य परिकल्पना भी होती है,
है ना। धनात्मक परिकल्पना भी होती है, ऋणात्मक परिकल्पना भी होती है। परिकल्पना कई प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कई प्रकार की परिकल्पना हो सकती है। लेकिन इसी परिकल्पना का जब हम क्या करने जाते हैं, हम टेस्टिंग करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, इसी परिकल्पना के साथियों जब हम टेस्टिंग करने जाते हैं, यानी कि इस परिकल्पना का हम परीक्षण करने जाते हैं कि परिकल्पना जो है वो किस प्रकार की धनात्मक परिकल्पना है, ऋणात्मक परिकल्पना है, या फिर हमारी शून्य परिकल्पना। जब इस चीज को परखने जाते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई वो हमारी शोध समस्या के रिगार्डिंग कितनी रिलीवेंट है, रिलीवेंसी क्या है, इसको जो हम जांचने जाते हैं, और वो भी किस प्रकार से, सांख्यिकीय रूप में जब हम इसको जांचने जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर एरर देखने को मिलता है। एरर का मतलब होता है कि हमसे त्रुटि हो जाती है, और ये जो त्रुटि होती है ना, इसको बेसिकली दो प्रकार से बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, इस त्रुटि को, इस एरर को हम सामान्यतः दो प्रकार से देखते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं साथियों, एक हमारा टाइप 1 एरर होता है, और दूसरा हमारा जो होता है भाई वो क्या होता है, वो टाइप 2 एरर होता है ना। तो एक हमारा एरर होता है भाई वो टाइप 1 का एरर कहलाता है, और दूसरा हमारा जो एरर होता है वो भाई टाइप 2 का एरर कहलाता है। समझने का प्रयास करते हैं कि टाइप 1 का एरर क्या होता है और टाइप 2 का एरर क्या होता है। देखो, टाइप 1 एरर का मतलब होता है, खासकर ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई त्रुटि का परीक्षण करने जाते हैं तो दो प्रकार के एरर दिखाई पड़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं टाइप 1 एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक को साथियों टाइप 1 एरर कहा जाता है, और दूसरा जो होता है उसे टाइप 2 एरर कहा जाता है, टाइप 2 एरर कहा जाता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, इसको समझते हैं। टाइप 1 एरर जो होता है भाई, इसे हम कहते हैं अल्फा, है ना, अल्फा एरर भी कहते हैं, होता है। सामान्यतः क्या, जब हम कोई निराकरणीय या कोई शून्य परिकल्पना बनाते हैं, और शून्य परिकल्पना सही है, बावजूद इसके अगर हम उसको डिनाई कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं, स्वीकृत घोषित कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ध्यान समझिएगा इस बात को, जब शून्य परिकल्पना के सत्य, या ऐसे लिख लीजिए कि जब सत्य शून्य परिकल्पना को हम क्या कर देते हैं, सत्य शून्य परिकल्पना को गलत घोषित कर देते हैं, या सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर देते हैं, तो यह आपका टाइप 1 एरर होता है। वहीं टाइप 2 एरर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, असत्य शून्य परिकल्पना को क्या कर देते हैं, असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं। तो साथियों ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा टाइप 2 एरर कहलाता है, जिसको हम बीटा एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम बीटा एरर बोलते हैं, जबकि इसे अल्फा एरर बोला जाता है। अब समझिए, सामान्य भाषा में समझिए, जैसे किसी परिकल्पना को आप टेस्ट करने जा रहे हैं, किसी चीज को आप जांचने जा रहे हैं, जांचने में आपको ये पता चला कि भाई जो परिकल्पना आपने बनाई थी, जो नल हाइपोथेसिस आपकी थी, नल हाइपोथेसिस आपकी सही थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, उस नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअल में वो क्या थी, दैट वाज ट्रू हाइपोथेसिस, वो सत्य परिकल्पना थी, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इफ यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड द टाइप 1 एरर। यह आपका टाइप 1 का एरर कहलाएगा, यानी कि प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। वहीं पर अगर परिकल्पना अस्वीकार, यानी कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है, बावजूद इसके यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, आप उसे स्वीकार करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। इसे हम बीटा एरर या टाइप 2 का एरर कहते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और इस बात की संभावना कि बेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको टकरा जाएगा, प्रश्न मिल जाएगा। तो क्या है भाई, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कोई अन्वेषक परिकल्पना परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि करता है, कब, निराकरणीय शून्य परिकल्पना के गलत होने की स्थिति में उसे स्वीकार कर लेता है। देखो, अगर वह गलत है, गलत होने के बावजूद भी अगर उसे एक्सेप्ट करता है, तब तो ये सेकंड टाइप का एरर हो जाएगा। किस टाइप का एरर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ एरर, बीटा एरर। लेकिन कह रहे हैं कि निराकरणीय यानी कि शून्य परिकल्पना के सही होने की स्थिति में उसे अस्वीकार कर देना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। ये प्रथम प्रकार की त्रुटि है। साथियों अगला कह रहे हैं कि निराकरणीय शून्य परिकल्पना के सही होने की स्थिति में उसे स्वीकार करना, निराकरणीय परिकल्पना के गलत होने की स्थिति में उसे अस्वीकार करना, इन दोनों का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ एरर, दैट इज कॉल्ड बीटा एरर, और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज कॉल्ड अल्फा एरर। आई होप कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड व्हाट इज टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर।
ठीक है ना, एक बार कमेंट कर देंगे सब लोग। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के संबंध में नीचे दिए गए सही क्रम की पहचान करना है, यानी कि फ्रॉम द सीक्वेंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का जो विकास हुआ है, भारत में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का जो विकास हुआ है, उसके सीक्वेंस को आपको बताना है, उसके ऑर्डर को आपको बताना है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम आखिर कैसे विकसित हुए। मैं आपको बता दूं कि दूरस्थ शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम है, सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा साथियों? सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको हम पत्राचार शिक्षा कहते हैं। पत्राचार शिक्षा के तौर पर सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था। और कौन से पाठ्यक्रम के लिए साथियों? बीए का बैचलर ऑफ आर्ट पाठ्यक्रम के लिए सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन को शुरू किया था। लेकिन भारत में ये जो क्रांति हुई है, जो विकास हुआ, आखिर इसका क्रम क्या रहा? तो सबसे पहले आपके आगे पत्राचार शिक्षा आएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपको पत्राचार शिक्षा देखना है। सबसे पहले पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा के बाद जो है यह आपका दूरवर्ती अधिगम दिखाई पड़ेगा। इसके बाद दूरवर्ती अधिगम आपका दिखाई पड़ेगा। दूरवर्ती अधिगम के बाद आपका मुक्त अधिगम आएगा। ये ध्यान रखिएगा क्या आएगा? इसके बाद आपका साथियों दूरवर्ती अधिगम आएगा, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं ना, डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। और डिस्टेंस एजुकेशन के बाद आपकी मुक्त शिक्षा आती है, जिसको आप ओपन एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन एजुकेशन बोलते हैं। और वर्तमान में हम लोग ई लर्निंग की ओर बढ़ चुके हैं। कहां बढ़ चुके हैं हम लोग? ई लर्निंग यानी कि ई अधिगम की ओर बढ़ चुके हैं। कहां बढ़ चुके हैं हम लोग? ई लर्निंग यानी कि ई अधिगम की ओर बढ़ चुके हैं। तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना था। क्या करना था? यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना था मेरे भाई। तो ऐसे में प्रश्न का उत्तर आपका पत्राचार पाठ्यक्रम और ये वाला ऑप्शन जो है यह साथियों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन से बढ़ेंगे, डिस्टेंस पे आएंगे, ओपन लर्निंग पे आएंगे और फिर ई लर्निंग की बात करेंगे। क्लियर है सभी को? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा सब लोग। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि हमारे पास विजय पथ बैच उपलब्ध है साथियों, जिसमें उपलब्ध विषयों की बात कर लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन, उर्दू, ये हमारी उपलब्ध विषय साथियों। अगर आप एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो ये बैच केवल और केवल आपके लिए है, जिसमें मैं 15 अप्रैल से आप सभी को पेड कक्षाएं उपलब्ध कराने वाला हूं साथियों। लाइव कराऊंगा बिल्कुल, हर एक बिंदु, हर एक यूनिट को लेकर के। इसका आपको बोर्ड पीडीएफ तो शेयर ही किया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको उपलब्ध कराएंगे और साथियों साथ ही साथ एमसीक्यू भी। आपको इस बैच की फीस 5100 रुपए दिख रही होगी, लेकिन मेरी एक सलाह मानिएगा, आप एक कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BET 2026 और जो आपको 5100 रुपए दिख रहा है वो केवल और केवल 2300 रुपए रह जाएगा। आप इस बैच को साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस देश का शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों है? अब समझना होगा कि आपका केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों का मतलब क्या होता है। ये है क्या? देखो ये क्या है? ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये क्या है? ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था को आखिर कैसे ऑपरेट किया जाता है, किसी देश में शिक्षा व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार का है? क्या वो केवल केंद्रीकृत है या फिर केवल विकेंद्रीकृत है? आप कैसे समझेंगे इस बिंदु को, इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या है कि जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत होने का मतलब है कि कोई सुपर पावर या कोई सेंटर पे कोई गवर्नमेंट बैठी है और पूरे एजुकेशन सिस्टम को, या कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को कवर करती है, तो वो क्या, वो केंद्रीकृत है। लेकिन जब आप बात करेंगे विकेंद्रीकृत का मतलब, तो दो पहलू, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए कोई एक बोर्ड है जो केंद्र पर है, जो सेंटर पॉइंट पर है, और वो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को क्या कर रहा है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को गवर्न कर रहा है, तो वो केंद्रीकृत। लेकिन जब आपको यह पता चलता है कि नहीं, केंद्र में कोई और है, उससे नीचे आप आएंगे राज्य मिलेगा, राज्य से नीचे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जिला स्तर पे कोई इकाई मिलेगी जो उस शिक्षा को गवर्न करती है। जिला नीचे से आप आएंगे, जिला से नीचे आएंगे तो ब्लॉक स्तर पे कोई इकाई है जो उसको गवर्न करती है। उससे नीचे आएंगे तो आपको न्याय पंचायत स्तर पे, मतलब ये क्या, ये विकेंद्रीकरण किया गया है शिक्षा का, समझ रहे हैं, जिसमें आपको कई सारी इकाइयों के विषय में देखने सुनने को मिलता है। नो नो, दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। No, 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 I don't know. Okay.
सो अगर सेंटर पॉइंट से बाकी लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जैसे घर में कहने का मतलब केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार हो, क्या हो, घर में केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार, उसी के पास पूरी पावर, तो केंद्रीकृत। लेकिन अगर घर में हर व्यक्ति की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज डिवाइड किए गए तो इसका मतलब विकेंद्रीकृत है। अब समझना ये कि भारत को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह शिक्षा को ही अगर आप देखेंगे तो कंकरेंट लिस्ट का विषय है। भारत में शिक्षा जो है वो किसका है, भारत में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय, किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय। तो जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो आप जानते हैं कि इसमें 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वां संविधान संशोधन प्रश्न पूछ लेगा, 42वां 86वां संविधान संशोधन, शायद मैं इसमें एरर कर गया, कौन सा 42वां या 42वां या 86वां, खुद ही कंफ्यूज कर गया। 42वां संविधान संशोधन था, ओके, 42वां संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को क्या किया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसके पहले क्या था, शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था। तो वैसे तो भारत में कहते हैं कि भारत में भाई शिक्षा को लेकर के जो भी अधिकार होगा वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होगा, है ना, केंद्र और राज्य दोनों के पास होगा। लेकिन प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किस देश का शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूपों में है। तो क्या ये भारत है या फिर आपका यूके है या संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस है। तो देखिए जब हम बात करेंगे कि जिसमें स्थानीय सरकारें भी भाग लेती हो और उसके साथ साथ जो है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का भी योगदान होता हो, तो शिक्षा का मंत्रालय, स्थानीय शिक्षा सत्ताओं के शैक्षिक अधिकार, कर्तव्य आपस में सबके बटे हुए हैं। तो ये केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों प्रकार का कहलाता है, जिसमें दोनों चीजें, शैक्षिक प्रणाली भी आएगी और उसका प्रशासन भी आएगा। तो इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन वो क्या है, इससे हाँ 42वां संविधान संशोधन ही 1976। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो गई थी, मतलब दिमाग में काफी सारी चीजें एक साथ चल रही थी तो कंफ्यूजन हो गया था, उसको करेक्ट कर लिया गया। तो ये क्या, इसका सही उत्तर आपका यूके हो जाए। ब्रिटेन में क्या है कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चलती है। किस फॉर्म में, शैक्षिक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बात करें। भारत में विकेंद्रीकृत है, भारत में केंद्रीकृत नहीं है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर भारत में क्यों नहीं है, तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था वो विकेंद्रीकृत है। भारत में कैसे शिक्षा व्यवस्था है, भारत में विकेंद्रीकृत है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, किसी एक के पास सारी पावर जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये इसका बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आपका यूके हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया था, द राइट टू एजुकेशन। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, अगर आपको हमारे साथ पेपर 1 की क्लास भी पढ़नी है, पेपर वन की क्लास, तो आप किस टाइम पर, आप उसको बेहतर समझेंगे किस समय पर, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पेपर 1 की जो क्लास है मैं लेकर के आ रहा हूं, आप लोगों के लिए प्लान कर लिया गया, संस्था की तरफ से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। पेपर 1 की क्लास आप सबके लिए प्लान की जा रही है। आप बताएं क्या सुबह 8 बजे का समय इसके लिए परफेक्ट रहेगा, 8 AM पर हम लोग मिल सकते हैं क्या, या फिर रात्रि को 9 बजे के आसपास समय रखा जाए। जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बेट 2026 या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के लिए पेपर 1 की जो क्लास है वो आप हमें किस समय देखना चाहते हैं, सुबह के 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर शाम के समय आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि पेपर 1 की भी कंप्लीट तैयारी आपकी संस्था द ऑफिसर एकेडमी आपको बहुत जल्द शुरू कराने वाली है और उसके साथ मैं आप सबके बीच में आने वाला हूं। बस आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके लिए समय क्या रखा जाए। तो साथियों प्रश्न यह है कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 29 को, 26 जनवरी 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को या 1 अप्रैल 2010 को, कब इसको क्रियान्वित किया गया था। देखिए इसका थोड़ा सा हमें ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमें आपको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। किसके विषय में, आरटी एक्ट को लेकर के इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना है। समझिएगा जरा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन, एक नया पेज ले लेते हैं। 2002 में भारतीय संविधान में क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन किया जाता है, 86वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इस 86वें संविधान संशोधन से क्या किया जाता है, एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है हमारे संविधान में। वो क्या है, वो है आर्टिकल 21A।
अनुच्छेद 21 को जोड़ा जाता है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21A, जरा इसके विषय में देखिए। जब आर्टिकल 21A की बात की जाती है तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको क्या मिलता है? इनको मूल अधिकार मिल जाता है। क्या मिलता है? इन्हें मिलता है मूल अधिकार मिलता है। कैसा मूल अधिकार मिलता है? तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। क्या मिलता है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार मिल जाता है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार मिल जाता है किन बच्चों को? इन बच्चों को जो कि क्या है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच में है। अब जब इनको मूल अधिकार मिल गया तो भाई सरकार के सामने बाध्यता ये थी कि आपको इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी ही करानी। इसी अनुच्छेद को, इसी आर्टिकल को इम्प्लीकेट करने के लिए गवर्नमेंट को एक एक्ट लाना पड़ा, एक एक्ट लाना पड़ा इसको क्रियान्वित करने के लिए, जिसको नाम दिया गया RTE 2009, यानी कि राइट टू, इसका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, और राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, आरटी एक्ट का पूरा नाम राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इसका पूरा नाम है, यानी कि मुफ्त एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको कब इंप्लीकेट किया गया? तो इसे इंप्लीकेट 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को इसको क्या किया गया? क्रियान्वित किया गया। कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में किया गया था, पर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो यह संपूर्ण भारत में क्रियान्वित है। तो प्रश्न हमारा बेसिकली यही था कि आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीकेट कब किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। कहां लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। पर अभी के समय आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संपूर्ण भारत में ये लागू है। ये क्या है? ये संपूर्ण भारत में आपका लागू है। कहां पर लागू है? संपूर्ण भारत में आपका लागू है आरटी एक्ट। ठीक है ना? अच्छा बताइए जरा, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि आरटी एक्ट को लागू करने वाला भारत कौन सा नंबर का देश था? आरटी एक्ट को लागू करने वाला, आरटी एक्ट को लागू करने वाला भारत कौन से क्रम का देश था? कौन से क्रम का देश था? अच्छा, हमें आपको लगता है कि हमारे यहाँ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे दी गई तो हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। अनडाउटली यू कैन से दैट दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, बट नॉट वी आर फर्स्ट। हम पहले नहीं थे जो हमने इस वाली व्यवस्था को लागू किया। वी आर द 135th, 135वां देश। भारत कौन सा देश था? तो भारत 135वां देश था। ध्यान रखिएगा, पहला देश नहीं था, भारत 135वां देश था जिसने शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त के तौर पर मूल अधिकार के रूप में बच्चों को प्रदान किया। ध्यान रखने वाली बात यह कि ये जो एक्ट है, अगर कोई बच्चा स्वस्थ है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देता है। अदरवाइज अगर वह किसी प्रकार से दिव्यांग वाली श्रेणी में आता है तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तब 6 से 18 वर्ष के बच्चों पर ये जो एक्ट है वो लागू होता है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय का प्रधानाचार्य, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये कि एक विद्यालय का प्रधानाचार्य कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करता है। निम्नलिखित में से यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? द स्कूल हेडमास्टर कंडक्ट्स अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। दिस विल बी इन द midst of which type of evaluation? मानक संदर्भित मूल्यांकन कहलाएगा, निकट संदर्भित मूल्यांकन कहलाएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाएगा? किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये नॉर्म्स रेफरेंस्ड इवेल्युएशन कहलाएगा या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन या फिर समेटिव इवेल्युएशन या फिर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यह किस प्रकार का इवेल्युएशन कहलाएगा? प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि अगर विद्यालय में जो प्रधानाचार्य महोदय वो अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं
तो अगर वो निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करते हो बेसिकली किस लिए, अगर वो सुधार लाने के दृष्टिकोण से करते हैं तो यह किस प्रकार का आपका जो है आकलन कहलाएगा, यह आपको बता रहा है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि भाई प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, मानक संदर्भित और निकट संदर्भित मूल्यांकन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इसको भी प्रयोग में लाया जाता है। और पेपर 2 एजुकेशन की बात किया है तो वहां आप ध्यान देंगे कि जो यूनिट नंबर 6 है उसके अंतर्गत इस प्रकार की चीजों का उल्लेख मिलता है, बेसिकली वहां पर इस प्रकार की चीजों को प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, प्रधानाचार्य महोदय किस लिए इसको प्रयोग में ला रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो जब भी अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के दृष्टिकोण से यह मूल्यांकन अपनाया जाएगा ना, तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। क्यों फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि भाई जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, आपको कंपैरेटिवली बता देता हूं समेटिव और फॉर्मेटिव के विषय में, है ना। क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो हर एक टीचर बताता है ना, हर एक टीचर बताने का प्रयास करता है, पर उसकी जो स्पष्ट व्याख्या है वो आपको द ऑफिसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मिलती है, जिसमें आप विस्तार पूर्वक इस चीज को सीख पाते कि भाई फॉर्मेटिव है तो क्यों है, समेटिव है तो क्यों है। तो एक तरफ हम फॉर्मेटिव लेते हैं, एक तरफ हम क्या लेते हैं, एक तरफ हम समेटिव को लेते हैं, दो अलग अलग विषय वस्तुओं को लेते हैं। समझिए बेसिक सा अंतर ये कि समेटिव वाला जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संकलनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकलनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकलनात्मक बोलते हैं। और फॉर्मेटिव वाला जो होता है भाई इसको हम लोग निर्माणात्मक बोलते हैं। आप कैसा इसमें नया क्या आप बता रहे, कुछ भी नया नहीं बताया भाई अभी हमने। लेकिन जो संकलनात्मक होता है इसको हम योगात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगात्मक भी बोलते हैं। कहेंगे सर अब भी कुछ नहीं बताया, नया नहीं बताया भाई, मैं भी कहता हूं। तो योग कब करते हैं, संकलन कब करते हैं, संकलन करने का मतलब वन अ प्रोसेस गोइंग टू बी कंप्लीट, या एक जो प्रक्रिया जो चल रही है वो पूरी हो जाती तब हम क्या करते हैं, तब हम व्हाट वी हैव अचीव्ड, हमने क्या प्राप्त किया है, हम इसको जांचने परखने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली ये जो समेटिव वाला होता है ये कब करते हैं, ये आफ्टर सेशन करते हैं। ध्यान रखिए कब करते हैं, हम आफ्टर सेशन करते हैं, यानी कि जो कोई भी प्रक्रिया चल रही होती ना, आफ्टर द प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया के पूरे होने के बाद जिसे हम अपनाते हैं वह कहलाता है समेटिव कहलाता है। बेसिकली इसमें हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं व्हाट वी हैव अचीव्ड, हमने क्या प्राप्त किया है। हम इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं कि प्राप्त क्या किया। ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा समेटिव असेसमेंट से। बेसिकली इसमें जो स्टूडेंट होता है उसको ग्रेड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्रेड, या फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं किसी परीक्षा के संदर्भ में, उसको उसका सर्टिफिकेशन होता है। क्या होता है, उसका सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि प्रमाणन होता है। और प्रमाणन कैसे होता है, वह परीक्षा के आधार पर। लेकिन जब बात करें फॉर्मेटिव वाला, तो ये जो होता है ये ड्यूरिंग क्लास या फिर यूं कह लें कि ड्यूरिंग सेशन इसका आयोजन किया जाता है। इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है ना, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। ये एक प्रकार का डायग्नोस करने वाली चीज होती है, डायग्नोस्टिक प्रकार का होता है, यानी कि कारण का पता लगाता है। क्या करते हैं, ये बेसिकली कारण का पता लगाता है। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ क्विज, है ना, ये क्विज के रूप में हो सकता है, ये आपका जो है ओरल डिस्कशन के तौर पे हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो बेसिक सी बात ये है कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस होता है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं एज अ टीचर, कोई भी पढ़ा होता है तो वह पढ़ाने के दौरान ही इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछता है और उनके जो भी रिस्पांस रहते हैं उन रिस्पांस को क्या कहता है, नोट डाउन करता है, या उस आधार पे समझने का प्रयास करता है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से चल रही है। देयर आर व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट्स नीड, वो किस प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता उसमें दिखाई पड़ती है। इन सारी चीजों को समझ करके फिर वह अपने इस प्रोसेस को इंप्रूव करता है। तो क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था कि निगरानी कार्यक्रम का आयोजन कर, क्यों, सुधार लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रोसेस किया गया है। और अगर ड्यूरिंग प्रोसेस किया गया है दैट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कैसा होगा, ये आपका निर्माणात्मक आकलन होगा। ये कैसा होगा, ये आपका जो है हमेशा याद रखिएगा ये निर्माणात्मक आकलन होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एज अ टीचर कुछ बच्चों को आप कुछ बच्चों को जो है भ्रमण पे ले जाते हैं, एजुकेशनल टूर पे लेके जाते हैं। अब वहां टूर पे जाकर के आप बच्चों को किसी चिड़ियाघर को विजिट करा रहे हैं, विजिट कराने के दौरान ही आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो विजिट कराने के दौरान जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगर वहां से लौट कर आने के बाद यू आर सेइंग टू योर स्टूडेंट दैट राइट एसे ऑन एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण जो आपने किया उस पर कोई एक आप निबंध लिखिए,
तो ये एजुकेशनल टूर कंप्लीट होने के बाद आप ऐसे लिखवा रहे हैं, दैट विल बी समेटिव असेसमेंट। वह क्या होगा, वह संकलनात्मक या फिर योगात्मक आकलन होगा, जो एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद किया जा रहा है। तो जो समेटिव असेसमेंट होता है कभी भी इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होता है। इंप्रूवमेंट के लिए क्या होता है, हमेशा फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि जब ड्यूरिंग प्रोसेस किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो हमें उसके वीक पॉइंट्स, स्ट्रांग पॉइंट और क्या उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है, ये सब हमें समझ में आ जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट को टू गिव द फीडबैक ऑफ अ टीचर, है ना, एक शिक्षक को प्रतिपुष्टि देने के लिए भी कई बार फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास वो इस बात को समझ पाता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है। जस्ट यू कैन से दैट कि हम जब पढ़ा रहे हो तो हम पूछते हैं कि जरा बताओ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं। तो पढ़ाने के दौरान जब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक रूप है, जिसमें आपका जो उत्तर होता है वो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट काइंड ऑफ फीडबैक हम अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर उसी प्रोसेस को आगे गोइंग थ्रू करते हैं। तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? हु यूज्ड द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसका प्रयोग किसने किया था? FW टेलर ने किया था, एल्टन मेयो ने किया था, नॉर्मन RF मायर ने किया था, या फिर पीटर ड्रकर ने किया था, है ना। ये प्रबंधन की बात करता है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की बात करता है। यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत, यूनिट नंबर 9 माफ कीजिए, यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत आपको ये चीज एजुकेशन के अंतर्गत देखने को मिलती है, क्योंकि 8 नंबर में तो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है ना, तो इसको आप 9 नंबर में देखते हैं, प्रबंधन और प्रशासन आप देखते हैं। प्रश्न ये है कि सबसे पहले उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन जो है ये किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? क्या इसका प्रयोग जो है वो एल्टन मेयो के द्वारा किया गया था, या फिर जो है इसका प्रयोग सबसे पहले FW टेलर के द्वारा किया गया था, नॉर्मन RF मायर के द्वारा, या फिर पीटर ड्रकर के द्वारा किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया। तो MBO जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग जो पीटर ड्रकर के द्वारा किया गया, दैट kind of concept used by Peter Drucker। पीटर ड्रकर के द्वारा सबसे पहले इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्रयोग किया गया था। ये क्या था? ये एक प्रकार से एजुकेशनल मैनेजमेंट और राइटर थे, टीचर थे। इस शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने का जो श्रेय है वो पीटर ड्रकर को दिया जाता है। किस चीज को लेकर के? लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन। लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन यह पीटर ड्रकर के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। इनका क्या मानना था? इनका मानना यह था कि लक्ष्य द्वारा अगर प्रबंधन करते हैं, अगर आप इसको इम्प्लीकेट करते हैं, तो आप समझिए, आपको अगर पता है कि व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर टारगेट, हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट, हम प्राप्त करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अगर हमें यह पता होता है तो 90 आउट ऑफ 100 टाइम यू विल सक्सीड। अगर आप 100 बार प्रयास करते हैं तो 100 में से 90 बार आप क्या होंगे? प्रयास होंगे, मतलब सफल होंगे। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, 100 में से 90 बार हमें एक्चुअल में यही नहीं पता होता है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट, है ना, हम प्राप्त करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं आपके असफल होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप अपना लक्ष्य जानते ही नहीं। 100 में से 90 बार आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता होता है कि हम क्यों प्रयास कर रहे हैं। पर अगर आपको लक्ष्य पता होता है तो 100 में से 90 बार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल होंगे। इनका मानना है कि प्रभावशाली नेतृत्व जो होता है ना, भाषण देने या पसंद किए जाने से सिद्ध नहीं होता है। आपका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो कितना इफेक्टिव है, इट बेस्ड ऑन योर रिजल्ट, ये आपके परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सफल हो पाते हैं। हम आपको कितना बता पाते हैं, डजंट मैटर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तब कहलाएगा हमारा जो प्रबंधन है, मेरा जो लीडरशिप है, वो इफेक्टिव तब माना जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका डिफाइन करेगा कि मैंने कितने बेहतर प्रकार से आप सभी को गाइड किया था। अभी क्या है, ये मसला नहीं है, ये है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये है पीटर ड्रकर का कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि आपने कितना प्रयास किया ये मायने नहीं रखेगा, मायने ये रखेगा कि आपके पक्ष में परिणाम कितना आता है। इनका ये कहना है कि लक्ष्य दिशा है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, केवल और केवल एक डायरेक्शन है, ये कोई डेस्टिनी नहीं है आपका, है ना, ये कोई आपका डेस्टिनी नहीं है। लक्ष्य जो है ये भविष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि भविष्य निर्माण के लिए संसाधन और ऊर्जा जुटाने का एक तरीका है
कि हमारा जो लक्ष्य होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक कि आपका अगर सपना है, ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो यू हैव टू एफर्ट फॉर दिस। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। केवल और केवल आपको मनोरथ करने से या आप ऐसा सोचने मात्र से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध ना ही सिद्धंत कार्याणि, है ना। उद्यम करने से ही आपके जो कार्य सिद्ध नहीं होते हैं कि आपने उद्यम मतलब मनोरथ कर लिया आपने और आपके लक्ष्य आपको मिल जाए, उसके लिए आपको उद्यम करना होता है। उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि ना मनोरथ ही। केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, उसके लिए उद्यम भी आपको करना पड़ता है। तो इनका कहना है कि आप उद्यम कीजिए, एफर्ट आप कीजिए, लेकिन उस एफर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम प्राप्त करना क्या चाह रहे हैं, यह ज्यादा बेहतर होगा। तो पीटर ड्रकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार का शैक्षणिक पर्यवेक्षण हमारे विद्यालय और महाविद्यालय में सर्वाधिक प्रभावी साबित होगा। अब ये पर्यवेक्षण की बात कर रहे हैं, तो पर्यवेक्षण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण दो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया। तो पर्यवेक्षण का मतलब होता है जिसको हम देख रेख करना। तो विद्यालय एक परिवार है, परिवार को संचालित करने के लिए जाहिर सी बात उसकी देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे संभव है कि जब आप शैक्षणिक पर्यवेक्षण करना चाहते हैं अनुसंधान साक्ष्यों के आधार पर, तो सबसे प्रभावी कब साबित होगा? सत्तात्मक और निर्देशात्मक पर्यवेक्षण करेंगे, लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण पर्यवेक्षण होगा, विद्यार्थी निगरानी वाला या प्रबंधन निर्देशित। बहुत सिंपल सा उत्तर है, मतलब इसमें कोई इब्बत होना ही नहीं चाहिए। जहां भी इस प्रकार की बात आएगी ना, हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान देना है कि हमेशा ये लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा ये लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि इसमें हर किसी की भागीदारी, हर किसी के अधिकारों की बात होनी चाहिए, हर किसी का अपने दायित्व होने चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि नहीं केवल एक व्यक्ति जो है देख रेख विद्यालय का कर लेगा, उसका संचालन कर लेगा, तो वो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। जब सबके मिलने से, है ना, मिलजुल कर हम लोग उस काम को करेंगे, देख रेख करेंगे विद्यालय का, उसका प्रबंधन प्रशासन और सारी चीजें चलेंगी, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो जब भी लोकतांत्रिक, है ना, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी सुपरविजन आएगा, तो हमेशा आप इसी वाले को प्रयोग में लेकर। वजह है इसके पीछे भाई, इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लगती है। हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं मेरा भी अपना रेपुटेशन है, मेरी भी अपनी वैल्यू है। एक व्यक्ति यहां पर है सुपर पावर के तौर पर और ये बाकी लोगों को सबको क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। तो ये लोग जो है ना, इनके अंदर हीनता का भाव आएगा कि नहीं हम तो वी आर गवर्न बाई समवन एल्स, हम किसी और के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर काम को करने के लिए सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, सबका योगदान लिया जाएगा, सबका सहयोग लिया जाएगा, तो वो काम ज्यादा बेहतर और प्रभावशीलता के ढंग से किया जा सकता है। तो हम क्या अपनाएंगे? हम डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी सुपरविजन को अपनाते हैं, लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण पर्यवेक्षण को अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आप क्या करना, आपको परीक्षण की विश्वसनीयता को जांचना है। देखो, जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है तो उसमें कुछ विशेषताएं इंक्लूड की जाती है। यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन जिसको रिसर्च के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। जब भी आप कोई टेस्ट बनाने जाइए, कोई परीक्षण बनाने जाइए, तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं जो आपको उसमें शामिल करना होता है। जैसे जब भी आप कोई परीक्षण बनाते हैं या कोई टेस्ट आप बनाने जाइएगा, तो सबसे पहले हम उसकी वस्तुनिष्ठता की जांच करते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। वस्तुनिष्ठता की जांच करेंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठता की जांच करेंगे। हम उसकी विश्वसनीयता की जांच करते हैं। हम क्या करते हैं? उसकी विश्वसनीयता उसकी देखते हैं। हम उसकी वैधता की बात करते हैं। उसकी हम क्या करते हैं? हम उसकी वैधता की बात करते हैं। तो कोई भी परीक्षण बनाने के लिए बेसिक सी चीजें होती हैं जब आपका परीक्षण प्रभावशाली माना जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विश्वसनीयता और वैधता की बात कर ले। क्वेश्चन में विश्वसनीयता आया है तो हम बात करें रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति रहता है, आपका कोई मित्र है, आपका कोई परिवार का सदस्य है, कोई आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो कब आपको उसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास कब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है? उसने आपसे कहा कि मेरी उम्र 15 साल है। अगले किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा मेरी उम्र 18 साल है। किसी और ने पूछा तो उससे कहा कि 12 साल है। किसी और ने पूछा तो उससे कहा 20 साल है। तो क्या आप उस व्यक्ति के ऊपर रिलायबल होंगे? उसके ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसका मतलब रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगेन एंड अगेन सेम आंसर। किसी परीक्षण को आप कितनी भी परिस्थितियों में क्यों ना लागू करें, अगेन एंड अगेन वो आपको
वही उत्तर देता हो। जैसे कि अगर आप बुखार की कोई दवा खाते हैं, तो बुखार की दवा अगर कोई दक्षिण भारत का एक बुखार पीड़ित व्यक्ति खाता है तो उसको भी उस दवा से आराम हो जाए। उत्तर भारत का कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हुआ खाए तो वो भी उसको आराम हो जाए। मतलब किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में अगर हम उस दवा का सेवन कर रहे हैं, उससे बुखार हमारा ठीक हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो विश्वास करने योग्य दवा है। अगेन एंड अगेन वो सेम रिजल्ट अगर आपको दे रहा है तो विश्वसनीयता का मतलब कि सेम रिजल्ट है ना। ये क्या होना चाहिए? रिजल्ट, सेम रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वह विश्वसनीय कहलाएगा। वैधता क्या है? वैधता का मतलब है कि जिस कार्य के लिए आपने उस परीक्षण को बनाया है ना, अगर वह अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, ध्यान रखिएगा, अगर वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, इसका मतलब कि परीक्षण क्या है? वैलिड है। जिस काम के लिए उस परीक्षण को आपने बनाया है, अगर वह उस काम को पूरा करता है, इसका मतलब परीक्षण क्या है? वैलिड है। और अगर वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों पर टेस्ट करने के बाद भी वो आपको सेम रिजल्ट देता है, तो आपका परीक्षण क्या कहलाएगा? तो आपका परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न हमारा यह था कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हो सकते हैं। अगर हमें किसी परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में जांचना है तो बताइए कौन से स्टेटमेंट आपके सही हो सकते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, क्या क्या लिखा है। पहले कह रहे हैं कि किसी प्रदत्त परीक्षण के लिए विश्वसनीयता तय होती है। रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन टेस्ट। किसी परीक्षण के लिए क्या विश्वसनीयता तय होती है? नहीं भाई, ये संभव नहीं है कि किसी परीक्षण के लिए जो है विश्वसनीयता को पहले से ही फिक्स कर दिया जाए, ये संभव नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि यह परीक्षण का अपने साथ ही संबंध है। इट इज अ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद इटसेल्फ। हाँ, ये बात सही है कि परीक्षण के साथ उसका संबंध है। मतलब ये कि उसकी जो विश्वसनीयता है वो कितनी रहेगी, उस परीक्षण के साथ ही हमेशा जुड़ी रहती है। तो उसको प्रीफिक्स नहीं कर सकते हैं कि इस परीक्षण की विश्वसनीयता इतनी है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया कि ये परीक्षण का अपने साथ ही क्या होता है? सहसंबंध होता है। कह रहे यह अलग अलग न्यायाधीश में अलग अलग होता है। क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल बात सही है भाई। जाहिर सी बात है कि सैंपल साइज जो रहेगा ना, उसी अकॉर्डिंग तो रिलायबिलिटी आपको मिलेगी। क्या अगर आपने 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन में से अगर आपने केवल और केवल 100 लोगों से आपने पूछा है कि भाई बताओ इस बार किसकी सरकार बनेगी, केवल 100 लोगों से पूछा आपने, तो विश्वसनीयता का स्तर। और अगर आपने 5 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों से बोला है तो विश्वसनीयता किसमें ज्यादा ट्रस्टेबल रहेगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका सैंपल साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बेहतर होगा, तो वहां पे रिलायबिलिटी भी ज्यादा निकल करके आएगी। वेरी अकॉर्डिंग टू सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज छोटा है तो आपकी रिलायबिलिटी कम पाई जाएगी, अगर सैंपल साइज ज्यादा है तो रिलायबिलिटी ज्यादा पड़ जाएगी। पर ये क्या वेरी करता है? ये बदलता रहता है सैंपल साइज के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा गया है। एक व्यक्ति से पूछेंगे तो आप कई लोगों से वही उत्तर निकल करके आए, तो जाहिर सी बात है जब कई लोगों से निकल करके आएगा तो रिलायबिलिटी उसमें ज्यादा होगी। तो ये बात सही कि अलग अलग न्यायाधीश में अलग अलग होता है। इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। न्यायाधीश के आकार के कारण इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत लिखा है भाई। मैंने अभी आपको बताया कि न्यायाधीश के साइज के अकॉर्डिंग इस पर इफेक्ट पड़ता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द सैंपल। ये गलत लिखा है इन्होंने। इट इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द सैंपल। आपको ऐसे करना था, इट इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द सैंपल। फिर कह रहे उच्च विश्वसनीयता से उच्च वैधता सुनिश्चित की जा सकती है। यू कैन नॉट से लाइक दैट। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि अगर उच्च विश्वसनीयता है तो उस उच्च विश्वसनीयता से आप उच्च वैधता भी प्राप्त कर लेंगे। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप एक के चलते दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि अगर वैधता है, अगर वैधता है तो विश्वसनीयता पाई जा सकती है, और विश्वसनीयता है तो वैधता पाई जाए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो इनका यह स्टेटमेंट भी क्या गलत? केवल और केवल यहां पर आपको दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही दिख रहा है। तो दूसरा और तीसरा किसी में दिया गया? एग्जैक्टली दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन में दूसरा और तीसरा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, आप सबको एक बार फिर से याद दिला दे कि हमारे पास बेट 2026 के लिए उपलब्ध विषयों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन, उर्दू, ये सब विषय उपलब्ध है। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं साथियों। हमारी कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। पेपर टू एजुकेशन की बात करूं तो इसमें मैं स्वयं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। 15 अप्रैल से मैं कक्षा लूंगा।
पर, और साथ ही उसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप सभी को, बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बोर्ड पीडीएफ आपको देंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आपको देंगे, एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराएंगे। साथियों अच्छी बात यह कि अभी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो एक कूपन कोड BET 2026 अप्लाई करने के बाद आप इस बैच को केवल और केवल 2300 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस बैच को केवल और केवल आप 2300 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं भाई, केवल और केवल 2300 रुपए में आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी आप हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए, हमारी इस पेड कक्षा के साथ जुड़ जाइए जो कि 15 अप्रैल से साथियों शुरू होने वाली है। फिलहाल आज के सेशन में हमारा आपका साथ जो है वो यहीं तक था। हमारी आपकी मुलाकात कल पुनः होगी, तो हमारी आपकी जब मुलाकात कल होगी तो हम आगे के प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों संभव है कि हम प्रश्न कम करवा पा रहे हो आपको, लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कॉन्सेप्ट, अगर हम एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उसके पीछे की अवधारणा को हम बेहतर प्रकार से समझ पाए, जो कि एग्जाम में हम इंप्लीकेट भी कर पाए। केवल क्वेश्चन को देख करके उसका उत्तर करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि आपको इस प्रकार से कराएं कि उससे संबंधित जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं उससे संबंधित अगर निकट भविष्य में भी कोई प्रश्न हमें देखने को मिले तो हम बेहतर प्रकार से उसका समाधान कर पाए। साथ ही साथ साथियों आपको एक चीज और बतानी, वीडियो समाप्त होने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये प्रयास, ये कक्षा आपको कैसी लगती है। न केवल इतना, बल्कि आप ये बताइएगा कि पेपर 1 की कक्षाएं अगर हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं तो आप किस समय पर पेपर 1 की कक्षाएं हमारे साथ देखना चाहते हैं। फिलहाल इस सेशन में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे आपकी मुलाकात कल शाम को 6 बजे फिर